वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है आज के सेशन में गाइस। सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 बैंकर्स चैनल पर। और मेरा नाम है समीर सिंघल। आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं मेरे इस सेशन में। और गाइस आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि यूपीपीएससी में आप सामान्य ज्ञान की तैयारी को कैसे कर सकते हैं, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उस पर मैं आपसे वार्तालाप करूंगा थोड़ी देर। तो सभी का स्वागत है, सभी का आई होप सबको आवाज़ आ रही होगी। मैं वही चेक कर रहा था, तो सबको आवाज़ आ रही है, ऑल ओके है। तो हम शुरुआत करते हैं, आगे बात करते हैं, है ना। तो गाइस देखिए, आपका पता ही है आप लोगों को कि यूपीपीएससी की जो डेट्स हैं वो आ चुकी हैं। ठीक है, अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम होगा। और अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम है तो आप लोगों ने तैयारी जो है बिल्कुल अच्छे से शुरू कर भी दी होगी, इतना मैं समझता हूँ, इतना सोचता हूँ। इसके बाद आगे बात करते हैं कि आप लोगों जब तैयारी कर रहे हो तो कुछ बिगिनर्स भी होंगे जो एक नए सिरे से तैयारी कर रहे होंगे। तो एक नए सिरे से जब आप तैयारी शुरू करते हो तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या स्ट्रेटेजी आपको अपनानी चाहिए। भाई जितने क्वेश्चंस आते हैं उसमें से आपको कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे ताकि आपका मैक्सिमम स्कोर वहाँ पर हो सके। ठीक है, तो उसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले आप सभी से अभी एक यहाँ पर बात कहना चाहूँगा कि आप सभी सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगली बात आ जाती है गैस कि यहाँ पर हमारा टारगेट यूपीपीएससी 2020 प्रीलिम्स 2.0 जो बैच है वो आ चुका है और ये ऑफर आपके सामने चल रहा है जस्ट 2999। तो फ्लैट 2999 का इस्तेमाल कीजिए अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो इस कोड का इस्तेमाल कीजिएगा और आप इसमें से आप यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं आगे। अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है चीज़ें होती हैं। तो देखिए जीएस के बारे में बात करते हैं, सामान्य ज्ञान। ठीक है, सामान्य ज्ञान की तैयारी कैसे होगी, जीएस की तैयारी कैसे होगी। सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि व्हाट इज़ द स्ट्रेटजी दैट यू नीड टू हैव द। ठीक है, आप स्ट्रेटजी क्या अपनाना चाहते हो। भाई आप जो है एक कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, आप जो है कुछ भी पढ़ के जा रहे हो तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि एक तरीके से अगर पढ़ के जाओगे तो चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाती हैं। देखिए ये यूपीपीएससी है, ठीक है, कोई आपका एसएससी या आपका रेलवे तो है नहीं, या आपका बैंकिंग तो है नहीं। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऑब्जेक्टिव आते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। सब्जेक्टिव से मतलब क्या होता है, सब्जेक्टिव से मतलब ये होता है कि यहाँ पर आप केवल ये नहीं कि आपके सामने क्वेश्चन आया और आपने जो है एक पॉइंट लगाया और चीज़ खत्म हो गई। ठीक है, आपने जो है क्या करना है, आपने चीज़ों को ढंग से समझना है। इसका उदाहरण मैंने एक सेशन हुआ था मेरा परसों, उसमें मैंने दिया भी था कि कैसे एक ही व्यक्ति से संबंधित 4 अलग अलग पॉइंट्स आपको देता है और फिर उससे क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, तो अब जब आप तैयारी कर रहे हो तो आप चाहे आपका करंट अफेयर्स कर रहे हो, चाहे करंट अफेयर्स के अलावा आप अपना जो है ज्योग्राफी का पार्ट कर रहे हो। मैंने ये दोनों सब्जेक्ट शुरुआत में इसीलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर जो करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी है ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर आता है। इसके बाद बात करते हैं आपका हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। जब आप इन सब्जेक्ट्स की तैयारी करोगे तो आपको थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ना होगा। कैसे रिलेट करके, वो चीज़ सुनिएगा। मान लीजिए आप जब करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो करंट अफेयर्स में जैसे कोई व्यक्ति, कोई राष्ट्रपति, कोई प्रधानमंत्री किसी देश का यहाँ पर आता है, भारत में आता है। ठीक है, तो उससे जब आप पढ़ते हो उन चीज़ों को, तो उससे रिलेट करके आपको क्या पढ़ना होगा, उससे रिलेट करके पढ़नी होगी आपको ज्योग्राफी, उससे रिलेट करके आपको पढ़नी होगी इकोनॉमिक्स। कैसे भाई, वो देश की कैपिटल क्या है, उस देश की कैपिटल क्या है, उस देश की करेंसी क्या है, उस देश में किस प्रकार की संसद है। ठीक है, पार्लियामेंट किस प्रकार की है वहां पर, बाय कैमरल है या यूनिकैमरल है वगैरह, इस तरह की चीजें। कौन सी गवर्नमेंट वहां पर चल रही है, कम्युनिस्ट है, डेमोक्रेटिक है, किस तरह की गवर्नमेंट है। उसके बाद जब वो भारत आए तो मेमोरेंडम किस प्रकार के साइन हुए, क्या उनके साथ जो है यहाँ पर डील्स की गई। भाई आए हैं तो कुछ काम करके गए होंगे ना, खाली फीली तो नहीं गए होंगे, तो कुछ काम करके गए होंगे। तो मेमोरेंडम्स किस प्रकार के साइन हुए। तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जब भी आप करंट अफेयर्स को पढ़िए तो करंट अफेयर्स को पढ़ते समय हमें ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को साथ साथ लेकर चलना होगा।
जो भी व्यक्ति जहाँ की भी बात हो रही है वहाँ का थोड़ा सा आपको भूगोल और वहाँ की थोड़ी सी इकोनॉमिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, और साथ साथ उसके भारत के साथ अर्थव्यवस्थिक किस प्रकार के संबंध हैं वो भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि भारत और उसके बीच में किस प्रकार का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। उसके बाद ज्योग्राफी में एक और चीज़ आ जाती है, ज्योग्राफी का एक और पार्ट आ जाता है यहाँ पर जिसका नाम होता है आपका एनवायरमेंट और इकोलॉजी। एनवायरमेंट यानी हमारा पर्यावरण, तो पर्यावरण से संबंधित चीज़ें भी आपसे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। जैसे इसी साल बात करते हैं, अभी 2019 में 15 दिसंबर को जो आपका पेपर हुआ था उसमें ये चीज़ें पूछी गई थी कि आपका क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। ग्रेटा थनबर्ग, जिनका नाम आपने सुना होगा, जो स्वीडन की एक लड़की हैं 16-17 साल की, जो कि क्लाइमेट चेंज को लेकर पिछले साल काफ़ी चर्चा में थी, उनसे संबंधित प्रश्न थे। तो एनवायरमेंट और इकोलॉजी ये पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें आपके जितने भी लोग आपके आजकल चर्चा में हैं, करंटली ज़्यादा एक्टिव हैं, उसके अलावा जो आपके प्रोटोकॉल्स हैं, जो आपके कन्वेंशंस हैं, जैसे कि रामसर कन्वेंशन है। रामसर कन्वेंशन आपका वेटलैंड से संबंधित है, क्योटो प्रोटोकॉल आपका क्लाइमेट से संबंधित है। इस प्रकार से जो है आपके अलग अलग प्रोटोकॉल्स और अलग अलग कन्वेंशंस जो हैं वो यहाँ पर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं गाइस, ठीक है। इस तरह से देखो, इस तरह से चीज़ों को समझते हुए पढ़ोगे तो आपके लिए जीएस को पढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में अगर मैं 2015 वाले एग्जाम की बात करूं तो अगले पेज पर बात करते हैं थोड़ा सा। हिस्ट्री में अगर बात करते हैं तो हिस्ट्री में एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास ये आपका काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आता है। लेकिन ऐसा मैं नहीं कहूँगा कभी भी कि आप मेडिएवल और एंशियंट को आप छोड़कर चले जाइए, क्योंकि वो बहुत बड़ी गलती होगी। भाई एग्जामिनर जो है आपसे पूछ के या मेरे से पूछ के पेपर नहीं बना रहा, उसे पेपर बनाना है ताकि आप लोगों में से कुछ बच्चे जो हैं वो अच्छा भी करें। लेकिन कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो टफ भी हो जाते हैं। टफ कैसे हो जाते हैं उसकी बात मैंने आपको बताई है। टफ ऐसे हो जाते हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जो चीजें आती हैं वहां पर कोई एक चीज नहीं, वहां पर अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे अगर हम बात करें महात्मा गांधी के बारे में, महात्मा गांधी जी के बारे में जब हम बात करते हैं तो आपसे वो कई प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है। जैसे बात करते हैं, जैसे मैं इनके बारे में 4 पॉइंट लिखूंगा और आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो सबसे पहला कथन है सबसे पहला कथन अगर मैं कहूं तो सबसे पहला कथन ये होगा कि महात्मा गांधी जी ने दूसरी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं, दूसरा पॉइंट ये कहते हैं कि महात्मा गांधी द्वारा भारत में 2 अखबार शुरू किए गए। एक शुरू किया गया यंग इंडिया और दूसरा शुरू किया गया हरिजन। तीसरा पॉइंट मैं ये कहता हूं आपसे कि महात्मा गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत, जो भारत छोड़ो आंदोलन था, क्विट इंडिया मूवमेंट था, उसकी शुरुआत गांधी जी ने कहां से करी? उसकी शुरुआत गांधी जी ने करी बॉम्बे से, ये मैंने कहा। और चौथा पॉइंट मैं ये कहता हूं कि महात्मा गांधी जी का जब जन्म हुआ, इनका जन्म हुआ कब? इनका जन्म होता है 1869, 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म होता है। और मैं ये कहता हूं कि उस समय वायसरॉय कौन थे? उस समय वायसरॉय थे लाइटन। उस समय वायसरॉय कौन थे? लाइटन थे। हमारे भारत के वायसरॉय कौन थे? लाइटन। तो अब बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु गलत है? कौन सा बिंदु गलत है, नॉट करेक्ट है? जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है। पहला है कि गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। दूसरा है कि महात्मा गांधी जो थे उन्होंने 2 अखबार चलाए भारत में, एक यंग इंडिया और एक हरिजन। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा कि महात्मा गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत जो है बॉम्बे से करी। और महात्मा गांधी जी का जन्म 1869 में जब हुआ, 2 अक्टूबर 1869 ऑब्वियस है। और उस समय वायसरॉय कौन थे? उस समय वायसरॉय थे लाइटन। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश कीजिए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ओके, जतिन ललित ने कहा है थर्ड होगा, क्विट इंडिया मूवमेंट बताया है।
चलिए जल्दी से बताइए। जतिन ललित ने थर्ड बताया, बाकी बच्चे भी आंसर देने की कोशिश कीजिए। इन्होंने कहा है कि ये नहीं सही है कि क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत बॉम्बे से हुई थी। ओके ओके चलिए अब एक बार मैं आप लोगों के कमेंट्स भी देख लेता हूँ। यहाँ पर काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया है। शांता मिश्रा, या सर, ऋषिकेश गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग ऋषिकेश, एंड निकिता वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए सभी का स्वागत है, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर देने की कोशिश कीजिए भाई, जितने बच्चे मेरे साथ बने हुए हैं एटलीस्ट क्वेश्चन का आंसर तो दीजिए, कोशिश तो कीजिए कि क्या आंसर होगा। दुष्यंत ने कहा है डी होगा। ओके दुष्यंत, बहुत अच्छा। चलिए चलिए इसके बारे में बात करता हूं मैं आपसे। देखिए बच्चों, इसका जो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा आपका कौन सा ऑप्शन। यहाँ पर दुष्यंत ने बिल्कुल सही बताया, इसका सही आंसर होगा आपका फोर्थ ऑप्शन, यानी कि महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ। तो उस समय मैंने आपको क्या कहा कि उस समय वायसरॉय कौन थे, लाइटन थे। लेकिन उस समय वायसरॉय लाइटन नहीं थे, उस समय वायसरॉय का नाम था मेयो। आप लोगों को पता होगा 1869 में मेयो थे, 1872 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो उस समय वायसरॉय कौन थे, मेयो। तो गाइस इस प्रकार से आपके प्रश्न जो हैं वो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रह सकता है, सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सा सही है या निम्नलिखित में से क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस, ठीक है, ये होता है आपका सब्जेक्टिव पार्ट। ठीक है, तो सब्जेक्टिव पार्ट थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि वहां पर आपको, अगर आपको थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं है तो उसके कारण आपके क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है गाइस कि अगर आप केवल ये सोचते हैं कि केवल एसएससी की तैयारी से आप लोगों का जीएस यहाँ पर बहुत अच्छा हो जाता है, तो ऐसा गलत है। ऐसा मत सोच के जाइएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये सभी चीज़ें आपको कवर करनी होंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को जितना अच्छा कर लोगे उतना ही अच्छा आपका पूरा जीएस हो जाएगा। ये मैं हमेशा कहता हूँ, आपका कोई भी पेपर है, आपका कोई भी पेपर है, एक्स वाई जेड, आप कोई भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, मैं केवल ये नहीं कह रहा यूपीपीएससी, आप कोई भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, आपको करंट अफेयर्स अच्छे से करना चाहिए। भाई बैंकिंग के लिए जाते हो तो बैंकिंग में भी आपको जनरल अवेयरनेस मेंस में करना पड़ता है ना, उसके बिना पास थोड़ी हो पाते हो। तो यही चीज़ यहाँ पर है। तो इस तरह से आपको चीज़ें अपनी करनी होंगी। इन चीज़ों को इसी तरह से, इसी स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप अपनाओगे, करंट अफेयर्स को रिलेट करके पढ़ोगे कुछ सब्जेक्ट्स के साथ, और कुछ सब्जेक्ट्स को आप थ्योरेटिकली अगर पढ़ोगे तो आपके लिए फायदेमंद यहाँ पर रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटी के बारे में। तो पॉलिटी पर बात करना मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि पर्टिकुलर मेरा सब्जेक्ट यही रहता है ज़्यादातर। तो पॉलिटी में अगर मैं बात करूं तो पॉलिटी में आपको सबसे पहले जो है क्या करना है, आपको इसको 3 हिस्सों में पढ़ना है। एक तो है आपका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, भाई इतिहास से ये किस प्रकार संबंधित है। अब देखो जो चीज़ें होती हैं ना वो रिलेट होती हैं। ठीक है, आपने हिस्ट्री पढ़ी, हिस्ट्री से आपने यहाँ पर हिस्ट्री से आपने रिलेट करके पढ़ा किसको, पॉलिटी को, तो आपको फायदा होगा। हिस्ट्री और पॉलिटी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं उसी समय को दिखाता है जिसमें आपका 1773 एक्ट, 1784 एक्ट, 1793 एक्ट, 1813 एक्ट, 1833, 1853, 1850, तो ये हैं वो एक्ट्स जो अंग्रेज़ों के समय में आए हैं। अब अंग्रेज़ जो हैं वो कब कब क्या चीज़ लेकर आए, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपसे कहता हूं कि 1858 में भारत सरकार अधिनियम आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया तो इसको आने की क्या ज़रूरत थी। भाई हम जो है हमेशा ना चीज़ें रटते हैं। इसका उदाहरण आपको देता हूँ। जैसे 1774 में आप और हमने हमेशा पढ़ा है कि 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, इसमें टोटल कितने जजेस थे, 4 जजेस थे, एक मुख्य 3 अन्य। अब एकदम से ये बात कहां से आ गई, और ये कौन सा कानून आता है, ये आता है आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये क्या आता है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट, हाउ रेगुलेटिंग एक्ट इज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर थिंग, तो इसके पीछे की कहानी ये है कि 1765 में एक संधि हुई थी जिसका नाम था इलाहाबाद की संधि। जब ये इलाहाबाद की संधि हुई तो इलाहाबाद की संधि में यहाँ पर परिवर्तन किया गया कि यहाँ पर द्वैध शासन प्रणाली, क्या बोला मैंने, डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द्वैध शासन प्रणाली को शुरू किया गया। द्वैध शासन प्रणाली में जो उस समय वहाँ के अंग्रेज थे, जैसे कि रॉबर्ट क्लाइव थे, तो रॉबर्ट क्लाइव को क्या मिला था, एडमिनिस्ट्रेशन मिला था और फाइनेंशियल पावर मिली थी। लेकिन जुडिशियरी पावर किसके पास रही थी, राजा के पास। बाद में जब 1773 का कानून आया तो इस डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो यहाँ पर शुरू हुई थी इसको खत्म कर दिया गया। जब डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट खत्म हो गई तो जुडिशरी भी किसके पास आ गई,
अंग्रेजों के पास। अब जुडिशियरी यानी कि न्यायपालिका अंग्रेजों के पास आई है, तो अंग्रेजों ने क्या कहा, भाई हम तो अदालत बनाकर काम करेंगे, तो इसलिए 1 साल बाद यहां पर सुप्रीम कोर्ट बनाई गई। तो आप मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप पॉलिटी पढ़ते हो और शुरुआत का हिस्सा पढ़ते हो, तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कहीं ना कहीं आपका इसी पॉलिटी से संबंधित है। ये इलाहाबाद की संधि जो है किससे संबंधित है, आपके 1764 के बक्सर के युद्ध से। तो ये है गाइस थोड़ा सा पॉलिटी को पढ़ने का तरीका। तो पॉलिटी को अगर आप इस तरह से कवर करोगे तो मेरे हिसाब से आपको एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा मार्क्स बन जाएंगे। यूपीपीएससी में हमेशा ध्यान रखना, जब आप तैयारी करते हो तो ऐसा मत करके जाना कि हमने जो है कोई भी एक क्विज बुक उठाई और उसमें से अपना क्वेश्चंस पढ़ गए, ठीक है, उससे कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप थ्योरी, उसके बाद अपने डाउट्स, और इस सब के बाद जब आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब आप चीज़ों को याद नहीं करोगे, तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी आपके यूपीपीएससी में जीएस सेक्शन को कवर करने के लिए। और आप लोगों को पता ही है कि जीएस का पूरा एक पेपर होता है जो पेपर 1 होता है, दैट इज फुल जीएस पेपर विच कंसिस्ट ऑफ अराउंड 150 क्वेश्चंस। सो बात यह है कि जब आपको पूरा जीएस का एक पेपर कवर करना है और उस पूरे जीएस के पेपर में आपको ये टॉपिक्स कवर करने हैं, तो उसके हिसाब से फिर आपको अपनी तैयारी करनी होगी। चलिए, तो गाइस इस तरह से जो है ये थोड़ा सा आप स्ट्रेटेजी अगर फॉलो करेंगे, ठीक है, चीज़ों को इस तरह से पढ़ेंगे, तो मेरे हिसाब से आप लोगों का फ़ायदा होगा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा। और इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए। और उसके अलावा फॉर मैक्सिमम गाइडेंस आई विल रिकमेंड यू टू ज्वाइन दिस बैच, दिस कंप्लीट बैच, UPPSC 2020 target UPPSC complete batch, and it is in your pocket will be just for ₹2,999 if you use this code flat299 flat299 कोड का इस्तेमाल कीजिए और आपको ये बैच मिल जाएगा 2,999 में। आज के समय में ऑफलाइन कोचिंग है नहीं, तो ऑफलाइन कोचिंग में वैसे भी आपको जो है, अगर मैं बताऊं तो यूपीपीएससी की कोचिंग जो है वो आप लोगों को यहाँ पर 18, 30,000, 50,000 तक की होती है। ये 2,999 में हो रही है और इसमें आपको बेस्ट गाइडेंस मिल रही है। इसमें आपका पेपर 1 और पेपर 2 यानी कि आपका जीएस और आपका सी सेट, तो दोनों यहाँ पर कवर हो रहे हैं 2,999 में। आपका पेपर 1 जो है प्रीलिम्स जो है उसके लिए पूरी तैयारी यहाँ पर हो रही है। और साथ साथ गौरव सर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि करंट अफेयर्स को यहाँ पर कवर करने के लिए कोई व्यक्ति है, तो जब आपको किसी की गाइडेंस मिलेगी कि करंट अफेयर्स को रिलेट कैसे करना है, तो वो और भी अच्छा चीज़ हो जाती है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये बैच ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए और इस बैच को ज्वाइन करके आपको आगे के अपने इस सपने को पूरा करना चाहिए। यूपीपीएससी में ऑफिसर बनने के सपने को आपको पूरा करना चाहिए। चलिए बच्चे, अश्विन सोलंकी, जो GS4 होता है वो मेंस में होता है। मेंस में क्या होता है, मेंस में अलग अलग आपके सेक्शंस हो जाते हैं, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आ जाता है, तो वहां पर फिर आपके सब्जेक्टिव यानी कि आपको लिखना होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, तो उसमें फिर वो GS1, GS2, GS3, GS4 आ जाते हैं, वहां पर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, उसकी बात बाद में करेंगे, पहले प्रीलिम्स की बात करते हैं। तो ये है गाइज आपका पूरा यहाँ पर ब्यौरा इस बैच का। आई होप ये बैच आप ज़रूर ज्वाइन करेंगे। बैच आपको मिल रहा है 2,999 में, तो जल्दी से जाइए इस बैच को ज्वाइन कीजिए और इस बैच को ज्वाइन करके इस बैच का हिस्सा बनिए और अपनी तैयारी को बूस्टअप कीजिए। चलिए, इतना ही आज के इस सेशन में। मैं मिलता हूँ आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल। और हाँ, एक बात बता दूँ, कल SSC अड्डा 24/7 पर शाम 4 बजे मैं क्लास लेने वाला हूं जिसमें मैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कराऊंगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के उस सेशन को जुड़ने के लिए बिल्कुल SSC अड्डा 24/7 पर जरूर जुड़िएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस एंड बाय गाइस।